एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। एक दिन मुझे ही मेरे कंपनी में अरुण का नौकरी के लिए अप्लाई आया था, क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी कंपनी में एक वैकेंसी निकाली थी जो कि एक चपरासी की थी। और अरुण उस नौकरी के लिए बाहर मेज पर बैठा था और काफी बूढ़ा भी हो गया था और कुछ बीमार भी लग रहा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी। मुझे जरा भी देर नहीं लगी उसे पहचानने में, लेकिन भगवान ने उसको सही औकात में ले आया था और मेरे ही कंपनी में वे चपरासी की नौकरी करने पर मजबूर था। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मैं एक बांझ औरत थी, औलाद के खातिर कुछ भी कर सकती थी। एक दिन मेरे घर के नौकर ने मुझे देखकर कहा, आपको बच्चा हो सकता है अगर मेरी बात मानो तो। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अगर आपको बच्चा चाहिए तो बच्चे के लिए आपको मेरे साथ एक रात। कभी कभी इंसान के सामने ऐसी मजबूरी आ जाती है, उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती। ऐसे ही मजबूरी के होते हुए वह गलत कर बैठता है, जिसके बाद पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचता। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था। मेरे पास हर तरह का ऐश आराम था, नौकर चाकर बंगला सब कुछ था। कहने का मतलब ये था, मेरे घर में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी, मगर दौलत सब कुछ नहीं होती है। मुझ में एक कमी थी और वे कमी दुनिया की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। मुझे बस एक औलाद की कमी थी और औलाद ना होने की वजह से मेरा पति मुझे डिवोर्स देकर दूसरी शादी करने वाला था। औलाद के खातिर मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मेरे घर में एक नौकर था जो देखने में काफी हैंडसम लड़का था और हट्टा कट्टा नौजवान था। एक दिन उस नौजवान ने मुझसे कहा कि मेम साहब, आपको बच्चा हो सकता है, पर बच्चे के लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, कौन सी बात? तो नौकर ने कहा कि बच्चे के लिए आपको मेरे साथ एक रात। मैं सुबह गुस्से में अंदर कुर्सी पर बैठी हाथ में चाय का कप लेकर चाय पी रही थी। बहुत ही आराम और तसल्ली में बैठी हुई थी। चिड़ियों की प्यारी प्यारी चरचराहट किसी के दिल को मोम कर लेती है। इतनी प्यारी और आराम की जिंदगी थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में दुख की एक लहर उमड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब मेरे अंदर से फूट फूट कर आने को तैयार बैठा था। आज मेरे पति ने फिर से मुझे वही बात कही थी, जिसको सुनने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। गाड़ी बंगला नौकर चाकर हर तरह के सुख सुविधा से मेरा घर भरा हुआ था। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जरूरत के हिसाब से हर सुख सुविधा थी। मेरा पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसकी वजह से घर में दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। मेरे घर में नौकर चाकर से लेकर महंगी महंगी गाड़ी तक मौजूद थी। मैं एक खूबसूरत हसीन लड़की थी। मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन भगवान ने अभी तक मुझ पर मेहरबानी नहीं दिखाई थी। मेरी ममता बच्चों के लिए तरस रही थी। मैंने हर तरह का इलाज करवा लिया था, लेकिन मुझे अभी तक खुशी नहीं मिली थी। मुझे एक ऐसी बीमारी थी, जब मैं प्रेग्नेंट होती उसके 5-6 महीने के बाद मेरा बच्चा गिर जाता था। मेरे पति ने हर डॉक्टर हर जगह मेरा इलाज करवा लिया था, कोई भी ऐसी दवा दारू नहीं छोड़ी थी और ना ही कोई ऐसा देसी नुस्खा छोड़ा था जो मैंने आजमाया नहीं था। लेकिन मेरे साथ यही समस्या हो रही थी। मैं बच्चे के बारे में दिन रात सोचती रहती थी और अक्सर ज्यादातर उन ख्यालों में खोई रहती थी। मैं किसी भी कंडीशन में एक बच्चा चाहती थी। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम थी। तभी शीशे की तेज चमक ने मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सामने देखा तो वह हमारा नया नौकर था। शीशे के गमले को साफ करते हुए वह नौकर कुछ अजीब नजरों से मुझे ही घूरे जा रहा था, जैसे कि उसने पहले कभी औरत देखी ही ना हो। और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वह हड़बड़ा सा गया था और जल्दी से नजर झुकाकर फिर से वही गमला साफ करने में बिजी हो गया था। अभी कुछ दिन पहले पुराना नौकर काम छोड़कर चला गया था। मेरे पति ने यह नया नौकर काम पर रखा हुआ था। ये नौकर 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान था। वह हमारे घर के छोटे मोटे काम और मेरे पर्सनल गाड़ी का ड्राइवर था। मुझे कहीं भी जाना होता तो मैं उसी के साथ जाती थी, या फिर यूं समझ लो कि मेरे पति ने उसे मेरे इन कामों के लिए ही रखा हुआ था, जो काम वह नहीं कर सकता था। मुझे जहां भी जाना होता तो मैं उस नौजवान के साथ जाती थी। मैंने महसूस किया था, जब मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर कहीं उसके साथ जाती थी तो वह आदमी बहाने बहाने से मुझे शीशे में घूरता रहता था। जब मैं उसे देखती तो वह जल्दी से अपनी नजरें बदल लेता था। उस नौकर के दिल में न जाने मुझे लेकर कौन सी इच्छा थी। खैर, मेरा बच्चा गिरने की बीमारी की वजह से मेरा पति भी मुझसे तंग होने लगा था। पति क्या, मुझसे तो पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। मैं किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाती, औरतें मुझसे दूर दूर रहने लगती थी, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। खास तौर पर प्रेग्नेंट औरतें
जो मुझे यूं देखती थीं जैसे कि मैं कोई डाइन हूँ। मेरा साया भी अगर उन पर पड़ गया तो उनका बच्चा मर जाएगा। मैं जानती थी मुझे महफिलों में लोग शायद इसलिए बर्दाश्त करते थे कि मेरा पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसके संबंध की वजह से सब लोग मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को भी एक पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत सी औरतें मुझे ठीक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि सभी जानती थी कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता था। एक औरत के लिए ये बहुत तकलीफ भरी जिंदगी होती है, अपने पेट में अपनी औलाद को महसूस करके उसे पालती रहे और फिर 6 महीने के बाद इस दुनिया में न आने से पहले ही उसका बच्चा पेट में ही मर जाए। ये मेरे लिए कितनी दुख की बात थी। खैर, मैं अपने आंसू पोंछे और हाथ में पड़ा हुआ चाय का खाली कप टेबल पर रख दिया। घर में करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं होता था। घर का सारा काम तो नौकर किया करते थे, इसलिए मैं हर टाइम उन्हीं ख्यालों में खोई रहती थी। रात को जब अरुण घर आते थे तो मेरा सूजा हुआ चेहरा देखकर उसके माथे पर अजीब सी सिलवटें पड़ जाती थी। अरुण मेरे पापा के साथ काम किया करता था। मैंने उसे अपने पापा के ऑफिस में ही देखा था और फिर मेरे पापा ने अरुण को खुद ही मेरे लिए पसंद किया था। उसे मेरे साथ शादी करने के लिए कहा था। अरुण को मुझसे शादी करने से कोई ऐतराज नहीं हुआ था। हम दोनों की शादी को 5 साल का टाइम भी हो गया था और इन 5 सालों में 4 बार मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन हर बारी मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर जाता था। अरुण मेरा इलाज करवाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। सारे डॉक्टर हर जगह मुझे दिखाया था, यहाँ तक कि मुझे बाहर विदेश भी ले गया था। मैंने भी बच्चे के खातिर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने हर मंदिर हर मजार पर अपना बच्चा मांगा था। बच्चों के खातिर मैंने न जाने कितने कुलदेवी के मंदिरों पर धागे बांधे थे, लेकिन फिर भी मेरी गोद सूनी थी। मेरी बीमारी ऐसी बीमारी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो हर टाइम अरुण भी मुझे ताने देने लगा था, कहता रहता था 5 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक तुमने मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकी। मैं तुमसे अब थक चुका हूँ। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन उस जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है और ना ही मुझे तुमसे आगे कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। मैं क्या करूंगा इतने पैसों का? अगर मैं मर गया तो मेरा सब कुछ दूसरे का ही होगा ना। मेरी सारी जायदाद उनके हवाले हो जाएगी। आज मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें चुपचाप ही सुन रही थी और दिल ही दिल में रो रही थी, क्योंकि रोने के सिवा मेरे पास था ही क्या। अरुण को तो मैं कुछ भी कह नहीं सकती थी। वह पिछले 2 साल से मुझे ऐसे ही सुनाते जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल चुप रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कुछ न कुछ कमी मेरे अंदर ही थी और मैं अरुण की बातों का मतलब अच्छी तरह से जानती थी। जो अरुण चाहता था मैं उसकी इजाजत उसे कभी भी नहीं दे सकती थी और 2 साल से मुझे दबे दबे शब्दों से कह रहा था, लेकिन आज तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, मीनाक्षी मुझे एक बच्चा चाहिए, वो बच्चा तुम मुझे नहीं दे सकती हो, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। और उनकी ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान फट गया था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं रोने लगी थी, क्योंकि मुझे मेरी दुनिया उजड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मैं अरुण का हाथ पकड़ लिया और मैंने अरुण से कहा, क्या कह रहे हो तुम? दूसरी शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें ये सब किसी भी कीमत पर नहीं करने दूंगी। अरुण ने मुझसे कहा, मीनाक्षी मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे वारिस चाहिए जो मुझे नहीं दे सकती हो, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरुण ये सब बातें मुझे बहुत ही सीरियसली होकर कह रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं टूटे हुए दिल से अरुण की तरफ उम्मीद नजरों से देखते हुए अरुण से कहने लगी, अरुण प्लीज तुम ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो, औलाद न होने का गम क्या सिर्फ तुम्हें ही है? मुझे नहीं। मैं भी औलाद के लिए तड़प रही हूँ। मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद किस तकलीफ से गुजर रही हूँ तुम्हें क्या पता। औलाद के मरने के बाद मैं किस तरह फूट फूट के रोती हूँ, लेकिन अब लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। बच्चा ना होने की वजह से सब लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। कोई मेरे पास से गुजरने को तैयार नहीं। सब लोग मुझे अछूत की नजरों से देखते हैं। मुझे एक तुमसे उम्मीद थी, तुम मेरे इस बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम तो मुझ पर एक और जुल्म करने के लिए कह रहे हो। मेरे घर में मेरी सौतन लाना चाहते हो। अरुण को मुझसे मोहब्बत थी, शायद यही वजह थी। पिछले 5 सालों से वो मुझे ये बात कहते हुए अक्सर कतराता रहता था, लेकिन वह था तो एक आदमी ही ना, कुछ भी कर सकता था। मैं अपने घर में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था जो आज अरुण ने मुझे कह दिया था। अरुण मुझसे कहने लगा कि तुम औरतों के पास ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है
कि तुम औरतें जरा सी बात पर रोकर अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए। अब मैं कोई सा भी साल बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने कहा, अरुण, तुमने जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे तुम मेरा इलाज करवाते रहे हो और अभी भी तुम जो चाह रहे हो मेरे साथ कर सकते हो। मैं उफ तक नहीं करूंगी और ना ही कभी मैंने तुम्हें मना किया है। आगे भी तुम जैसा कहो वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए दूसरी शादी का मत कहना। दूसरी औरत को इस घर में या तुम्हारी जिंदगी में मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। प्लीज तुम मुझे इस तकलीफ में मत डालो। इस बार उन्होंने अपना हाथ मेरे दोनों हाथों के बीच से खींचा और उठकर बाहर चले गए। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मेरी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। अरुण मेरे उठने से पहले ही ऑफिस जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी मेरा नाश्ता लेकर मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस एक कप चाय पिला दो। मैं हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी, जहां पर वह नौकर शीशे की टेबल और गुलदस्ते को कपड़े से साफ कर रहा था। मेरी आंखें देखकर कहने लगा, मेम साहब, आपको क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या आपको? आपकी आंखें क्यों सूजी हुई है? आप क्यों हर टाइम इतनी उदास रहती हो? मैंने अजीब अंदाज से उस नौकर को देखा था। मैंने उस नौकर से कहा, तुम नौकर हो और नौकर की हैसियत में रहा करो। फालतू में मुंह लगने की कोशिश मत किया करो। चुपचाप अपने काम से काम रखा करो। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? मेरी परेशानियों में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बातें सुनकर उसने अपने कंधे उचकाए थे और गहरी सांस लेते हुए वह दोबारा से गमला साफ करने लगा था। नौकरानी मेरे सामने चाय का कप रखकर चली गई। मैंने चाय का कप पकड़ा और पीने लग गई। तभी नौकर दोबारा से मुझसे कहने लगा, मेम साहब, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो आपसे इंसानियत के नाते ये सब कुछ पूछा था। अगर आप किसी को अपना गम बता देंगी तो आप छोटी थोड़ी हो जाओगी। मेम साहब, गम बांटने से गम हल्का हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ती है। किसी दूसरे को अपने गम बांटने से हो सकता है सामने वाले के पास आपकी परेशानी का कोई रास्ता निकल आए। हो सकता है आपकी परेशानी दूर हो जाए। उस नौकर की बातों ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मैं उसकी बात पर बहुत हैरान हुई थी। वह कैसे जानता था मुझे क्या परेशानी है? उसे तो अभी आए हुए बस 1 महीना भी नहीं हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया, घर में इतने सारे नौकर नौकरानी हैं, किसी ने उसे भी इस बारे में बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में ये आया था, हो सकता है ये किसी पहुंचे हुए बाबा को ही जानता हो जो मेरी इस परेशानी को हल कर दे। मैंने उस नौकर से कहा, तुम इधर मेरे पास आओ, जरा मेरी बात सुनो। मेरा ये कहना था, शायद वो पहले से ही ये सुनने के इंतजार में था। जल्दी से सफाई वाला कपड़ा उसने एक तरफ रखा और मेरे पास जमीन पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या परेशानी है? मैं क्यों उदास और परेशान रहती हूँ? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, पता तो चल ही जाता है। मुझे बड़ा दुख हुआ था आपके बारे में ये सब कुछ जानकर। मुझे ये बात आपकी नौकरानी ने बताई थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस परेशानी का कोई उपाय है? मेरी इस बात पर उसकी नजरें झुकी हुई थी। वह कहने लगा, परेशानी का उपाय तो है, लेकिन छोड़ो, आप ये काम नहीं कर सकती हो। मैंने कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ? तुम मुझे बताओ तो सही। मेरी बात सुनकर वह उठकर खड़ा हो गया था। कहने लगा, मेम साहब, मुझे पता है आप किसी भी हाल में ये काम नहीं कर सकती हो। ये कहकर मेरा नौकर वहां से चला गया था और मैं उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी। और अब मैं ये सोच सोचकर परेशान होने लगी, भला ऐसा भी क्या काम था जो मैं नहीं कर सकती थी? जबकि औलाद पाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। औलाद के खातिर मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे, डॉक्टर के पास पैसा पानी की तरह बहाया था, हर झाड़ फूक कराया था। जबकि मैं पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन फिर भी मैंने हर बाबा हर मंदिरों पर यकीन किया था। मुझे जिसने जैसा कहा मैंने वैसा ही मान लिया था और फिर वह सब करती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था। इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहता है। जब इंसान को कोई नया रास्ता नजर आता है तो उसे फिर से एक उम्मीद जाग जाती है और उस उम्मीद के सहारे यही सोचने लगता है कि शायद अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे भी एक नई उम्मीद मिल गई थी जो उस नौकर से थी। मैंने सोच लिया था वह नौकर मुझे किसी इलाज के बारे में बताना चाहता था, मैं वह जरूर करूंगी। अब मेरी परेशानी तो ये थी, अरुण दूसरी शादी करने के लिए खुद ही कह चुके थे। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं की ना रहूंगी। अब तो मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी और ना ही किसी दूसरे औरत के साथ अरुण को बर्दाश्त कर सकती थी। अगले दिन मैं जब शॉपिंग के लिए घर से निकली
तो उस नौजवान नौकर के साथ बाहर गई थी। गाड़ी में बैठते ही इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि वो मुझे बताए कि वो कौन सा इलाज है जिससे मुझे बच्चा हो सकता है। मैं हर हाल में वह इलाज करवाना चाहती हूँ। मैंने उससे इस बात पर जोर देकर कहा था कि मैं बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तभी वह नौकर कहने लगा, मेम साहब, आपसे कहा तो है, ये सब आपके बस से बाहर है। औरत हर काम कर सकती है पर ये काम नहीं कर सकती है। मैंने कहा, जो इलाज तुम बता रहे हो ना, 100% मुझे औलाद हो सकती है? वह कहने लगा, हाँ बिल्कुल हो सकती है, और इस बात पर तो मैं शर्त भी लगा सकता हूँ। जितने भरोसे से वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरा दिल उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया था। मैंने कहा, क्या कोई बाबा है जो इस बीमारी का इलाज करते हैं, या कोई डॉक्टर है, या फिर कोई और है जो मेरी परेशानी को दूर कर सकता है? मेरी बात पर वह हंसने लगा और फिर हंसते हुए मुझसे कहने लगा, नहीं नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं है। उन तीनों के पास तो आप कई बार जा चुकी हैं और हर बार आप खाली हाथ लौट कर आई हैं। मैं हैरान हुई थी, ऐसे इलाज तो सिर्फ यही 3 लोग करते हैं। वह मुझे किस तरह के इलाज को बताने से कतरा रहा था। मैंने बार बार उसे एक ही बात पूछी थी, आखिर ऐसा कौन सा इलाज है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन हर बार वो मेरी बात को टाल देता था। जितना मैं उससे जिद करती थी इलाज के बारे में जानने के लिए, आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो मेरी इस बीमारी को खत्म कर सकता था, उतना ही वह आदमी मुझसे बताने को तैयार नहीं था। अब तो मैं दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि वो मुझे किसी तरह से उस इलाज के बारे में बता दे कि मेरा घर टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था कि अरुण मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। ऑफिस से घर आते ही लैपटॉप लेकर बैठ जाते और उसके बाद मोबाइल पर अपने दोस्तों से बातें करते रहते, कभी मोबाइल पर गेम खेलते रहते। अगर मैं उनसे कोई बात भी करती तो मुंह बनाते हुए कमरे से निकल जाते थे। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। आज मैं उस नौकर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई थी, जहां मैं अरुण को एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हुए देखा। शायद वह उस लड़की को शॉपिंग करवाने ले आए थे। उसे देखकर तो मेरे जैसे होश उड़कर रह गए थे। वह लड़की उनकी सेक्रेटरी थी। वह नौकर भी मेरे साथ था। वह मेरे चेहरे की उड़ती हुई रंगत को देख रहा था। अरुण और वे लड़की कुछ कदम के फासले पर मेरे सामने ही शॉपिंग मॉल के अंदर खड़े हंस कर बातें कर रहे थे। वे लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और उससे पूछ रही थी, वे कौन है। ये सब देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म के अंदर मेरी जान ही ना हो। मेरा पति किसी दूसरी लड़की के साथ था। मैं उसे हद से ज्यादा मोहब्बत करती थी। वजह से मैं अरुण के साथ किसी दूसरी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे याद है, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले उनकी यही पर्सनल सेक्रेटरी थी। मैंने आते ही उस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। मैं तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस टाइम तो अरुण ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन उस टाइम उस लड़की को अपने पति के साथ देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। दिल में न जाने कैसे कैसे ख्याल उठने लगे थे। मैंने अपना शॉपिंग बैग वहीं पर फेंका और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे अपने सामने देखकर वे दोनों घबरा गए थे। मैंने कहा, अरुण, ये कौन है? मेरा ये शब्द बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। चेहरे गुस्से से लाल हो गया था। अरुण ने कहा, अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर इस बारे में बात करूंगा। मैंने अरुण से कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ ये लड़की कौन है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? तुम मेरे होते हुए कैसे किसी दूसरी लड़की के साथ हाथ पकड़कर घूम सकते हो? तुम मेरे पति हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। जब भी मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तुम मुझे मना कर देते हो और कहते हो कि तुम बिजी हो। उस लड़की के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास टाइम आ गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरा शब्द और ज्यादा तीखा होने लगा था। बहुत से आते जाते लोग मुझे और अरुण को देख रहे थे और उन्होंने जब चारों तरफ लोगों को देखा तो मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे, मीनाक्षी, बाजार में तमाशा मत बनाओ और घर जाओ। मैंने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम उस लड़की को नौकरी से निकाल चुके थे ना? उस लड़की को मैंने गुस्से से कहा, निकलो तुम यहाँ से, और अगर दोबारा तुम अरुण के साथ नजर आई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने गुस्से की परवाह थी और ना इस बात का होश था मैं उस टाइम कौन सी जगह पर खड़ी थी जहाँ लोग मुझे देख रहे थे। मुझे तो बस वह लड़की अरुण के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वह लड़की जल्दी से वहां से चली गई थी। उसके बाद अरुण ने मुझे बाजू से पकड़ा, मुझे मॉल से बाहर खींचता हुआ ले आया। वह नौजवान लड़का भी हमारे पीछे पीछे आने लगा और उन्होंने मुझे गाड़ी में दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ पूरे जोर से धकेल दिया था और खुद ही मेरे बराबर में बैठ गए। उस लड़के से कहने लगा, गाड़ी जल्दी चलाओ। वह चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अरुण,
मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अरुण मुझे जहरीली नजरों से देख रहा था और गुस्से से कहने लगा, तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल में बहुत तमाशा बना दिया। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो, वरना ये ना हो कि मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। और उनका ये कहना था कि गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगी थी। झटके से गाड़ी रुकने की वजह से मैं और अरुण आगे की तरफ झुके थे। अरुण उस लड़के से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यूं अचानक गाड़ी क्यों रोक रहे हो? वह पीछे पलटकर देखने लगा और कहने लगा, साहब जी औरतों से ऐसी बातें नहीं करते। मेम साहब परेशान हैं, आप उन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही थी उसने अरुण से ऐसा क्यों कहा था। ये मेरा और अरुण का मामला था, वह होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? यही हाल अरुण का भी था। अरुण पहले से मुझ पर गुस्सा था। उस नौकर के कहने पर अरुण का पारा और हाई हो गया था। अरुण आंखें लाल करते हुए नौकर से कहने लगा, तू अपनी औकात भूल गया, सिर्फ मेरे घर का नौकर है और तू मामूली नौकर मुझे सिखाएगा मुझे अपनी पत्नी से कैसी बात करनी चाहिए? अपने काम से काम रखा कर और चुपचाप गाड़ी चलाओ। वह लड़का भी काफी गुस्से में था। उसने इस बार बड़ी तेज स्पीड से गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, अरुण मुझे कमरे में लेकर गए और कमरे में जाते ही कहने लगे, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुमने ऐसे ही तमाशा लगाए रखा, मैं सच में शादी करके उस लड़की को यहाँ ले आऊंगा। मैंने कहा, ये मत भूलो, जिस जायदाद पर तुम इतना अकड़ रहे हो ना, ये सब मेरा ही है। जिस नौकरी पर तुम इतना इतरा रहे हो, मेरे बाप का बिजनेस है। मेरा ये बंगला भी है। मैंने आज तक उनसे ये बात नहीं जताई थी, लेकिन आज जता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे पापा के साथ काम करते थे। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों पर और इस घर पर। वह मेरे पास आकर कहने लगा, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो तुम मुझे दे ना सकी। तुम्हें अपने पैसों पर इतना ही घमंड है तो ठीक है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मुझे भी तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। और ये लो पकड़ो, ये मेरा डिवोर्स पेपर है, तुम भी इस पर साइन कर दो। इसके बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था अरुण ने मुझसे ये सब कहा था। मैं अरुण से कोई उम्मीद कर सकती थी, लेकिन डिवोर्स की तो मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। एक ही मिनट में उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। सारी धन दौलत को अपने पैरों से कुचलता हुआ जाने लगा। अरुण जाते जाते मुझे कहने लगा, संभालो अपना घर और अपना कारोबार। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे सब कुछ संभाल लेती हो। मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं बहुत पैसे बना चुका हूँ। ये कहकर अरुण घर से निकल गया था और मैं यूं खड़ी थी जैसे मैं कोई पत्थर की मूरत हूँ। मुझे अरुण से इस बात की उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से मैं चक्कर खाकर वहीं सर के बल बेहोश होकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर मुझे चेकअप कर रहे थे। उस नौकर के समेत मेरे सारे नौकर चाकर मेरे कमरे में थे। नौकर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगा, आपको क्या हुआ था? मैं उसे क्या बताती मैंने आज क्या खो दिया। मैंने उस नौकर को कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कुछ दवाई लिखकर कहने लगा, ये दवाई मंगवा लो, आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर घर से जा चुका था। उस लड़के ने घर की नौकरानी से कहा कि मैडम के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। नौकरानी भी कमरे से बाहर निकल गई। वह लड़का चलता हुआ मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो। ये बात सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। वह कैसे जानता था, क्योंकि जो बातें अरुण ने मुझसे कही थी वह एक बंद कमरे में कही थी। मैंने कहा कि तुम ये कैसे जानते हो? मेरा शब्द बिल्कुल टूटा हुआ सा लग रहा था। वह कहने लगा, मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए मैं आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहब जी बहुत गुस्से में थे और मुझे डर था साहब जी कहीं आप पर हाथ ना उठाए। इसलिए आपके बीच होने वाली बातों को मैं सुन रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अगर मेरी औलाद होती तो अरुण मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। कहने लगा, अगर आप इलाज करवा लो तो आपकी औलाद हो सकती है। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे इलाज करवाऊंगी और किसके लिए? अरुण ने तो मुझे डिवोर्स दे दिया है। वह कहने लगा, आप मुझसे शादी कर लो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। पहले जब मैं उससे इलाज के लिए कहा था तब तो ये मना कर रहा था, और अब जैसे ही अरुण ने मुझे डिवोर्स की धमकी दी तब ये कहने लगा, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मुझे औलाद भी हो जाएगी। मेरा सर उसकी बातें सुनकर चकराने लगा था। मैंने अभी तो उसको कमरे से बाहर भेज दिया था, लेकिन पूरा टाइम मैंने यही सोचकर बिताया था, एक बार उसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं। गुस्से में आकर अरुण मुझे डिवोर्स के पेपर पकड़ा गया था। अगर मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूं और मुझे सच में औलाद हो जाए तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी और दोबारा अरुण से शादी कर लूंगी। वह भी मुझे अपना लेगा, क्योंकि उन्हें मुझे औलाद तो चाहिए थी जो मुझे उस लड़के से मिल जाएगी।
अगले दिन फिर मैंने उस नौकर से कहा, मुझे उससे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं। ये सुनकर वह खुश हो गया। शाम को ही मैंने शादी उस नौकर से कर ली थी, जिसका नाम करण था, और आज पहली बार मैंने उसका नाम जाना था। मैं बहुत ज्यादा तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि ये मेरी कोई दिली इच्छा तो थी नहीं, ये एक मजबूरी की शादी थी। रात को वो मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से। एक औरत के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होता है अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना। मैं भी ऐसे ही परेशानी से गुजर रही थी। मेरे पास आकर मेरे पलंग पर बैठ गया। उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और मुझे बाहों में भरते हुए कहने लगा, क्या मैं तुमसे अपनी पत्नी होने का हक ले सकता हूँ? मैं चुप थी और मैं चुप ही रही। धीरे धीरे करण अपनी सारी हदें पार कर दी थी और मुझसे अपना हक वसूल कर लिया। हैरानी मुझे उस टाइम हुई जब 1 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन फिर मुझे वही डर सा लगा रहा, कहीं 5-6 महीने के बाद फिर से मेरा बच्चा न गिर जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में चलने लगा था, आखिर उसने ऐसा मेरे साथ क्या किया था? मैंने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। मैंने जब करण से इसकी वजह पूछी तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, आपको औलाद चाहिए थी ना, वह मिल गई, अब क्यों परेशान हो रही हो? फिर मैंने कहा, ऐसा करो, मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा था। मैंने कहा, मैं अरुण से मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या सही में तुमसे शादी करने से क्या मेरी औलाद सही सलामत पैदा होगी, माँ बन सकती हूँ या नहीं। बस यही देखने के लिए मैं तुमसे शादी की थी और मैं माँ बन गई हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वह कहने लगा, जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थी ना, वह खुद ही आपसे औलाद नहीं चाहता था। हर 6 महीने बाद वह आपको ऐसी दवाई देता था जिससे आपका बच्चा खत्म हो जाता था। ये सुनकर मैं हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। आपके पति ने आपसे सिर्फ पैसों के लालच में आकर शादी की थी। वह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था, वह बन गया। वह आपसे कोई खास मोहब्बत नहीं करता था। वह मोहब्बत तो उस लड़की से करता था जिसको आपने मॉल में देखा था। आपके पति ने सिर्फ आपके साथ धोखा किया है और उसने आपके पैसों से ठीक ठाक पैसे इकट्ठे भी कर ली है। आपने ना तो उससे औलाद चाहिए थी और ना ही आपका साथ चाहिए था। ये कहकर उसने मुझे फोन थमा दिया, जिसमें एक वीडियो थी जिसमें अरुण फोन पर उस लड़की से प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। अरुण अपने मकसद में कामयाब हो गया था और उसने अब इतनी दौलत जमा कर ली थी कि उसने ना तो मेरी जरूरत थी और ना ही मेरे किसी एहसान की। करण कहने लगा, ये सब बातें मैं उस टाइम सुन चुका था जब मैंने यहाँ नौकरी शुरू की थी, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी होने लगी थी। ये हमदर्दी प्यार में बदल गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन आपका पति ही आपके साथ बेवफाई कर रहा था। क्या अभी भी आप उस आदमी के साथ रहना चाहती हो? करण ये कहकर कमरे से बाहर चला गया था। मैं करण की अच्छाई से इम्प्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे उससे मोहब्बत हो गई। अब मेरे पास वापसी का कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए मैंने यही फैसला मान लिया, जिस वजह से मैं भी करण से प्यार करने लग गई। अब मैं उसी के साथ रहने लगी थी। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा जिसके साथ जबरदस्ती की जाए, जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता हो। लेकिन भगवान ने मेरा सारा बदला अरुण से ले लिया था। उसके खुद की औलाद ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था और उसकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह अपनी 2 टाइम के रोटी के लिए भी तरस गया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।